हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मेरा होटल जहां मैंने नाइट स्टे किया। कल का टेम्परेचर मोर देन -10 था। 2 रजाई लेने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। और अभी 1 घंटे बाद मैं अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गाइज डे 5 की जर्नी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा नज़र मारते हैं आज के इस रूट पे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टेंगबोचे, जिसका ऑल्टीट्यूड है 12,697 फीट और जिसका ऑक्सीजन लेवल है 64%, और डिंगबोचे जिसका ऑल्टीट्यूड है 14,469 फीट और ऑक्सीजन लेवल है 59%। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन लेवल अब 60% से भी कम है, जो कि काफ़ी रिस्की है। और आज की इस जर्नी का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर, जो कि माउंटेन की बहुत अच्छी रेंज और काफ़ी सारी नैरो ट्रेल से होकर निकलता है। रास्ते में कुछ लोकल विलेजेस भी आते हैं और दूध कोसी रिवर का एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो देखते हैं आज की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। स्टे ट्यून्ड। और रूट एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम था आज की इस जर्नी को स्टार्ट करने का। सो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock। और डे स्टार्ट करते ही सबसे अच्छा व्यू मिला मुझे मेरे होटल के सामने ही, जहाँ पर एक बहुत अच्छी माउंटेन रेंज थी। और इन स्नो पीक्स को देखने के बाद लगा कि ऐसा कोई व्यू तो सपने में ही हो सकता है। और इन माउंटेन पीक्स को एंजॉय करने के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया। टेंगबोचे, द मिडवे स्टेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप रूट, जो कि फेमस है वहां पर बनी हुई कुंबू रीजन की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री के लिए, जिसको 1916 में लामा गुलू ने बनवाया था। लेकिन 1934 के अर्थक्वेक में वो डिस्ट्रॉय हो गई और इस पे दोबारा से काम शुरू हुआ। लेकिन 1989 में शॉर्ट सर्किट से इसे दोबारा से काफी नुकसान हुआ और इस पे फिर से काम शुरू हुआ और फाइनल स्ट्रक्चर 1993 में जाके कंप्लीट हुआ, जो कि काफी सुंदर है। और उस मोनेस्ट्री के सामने ही काफी सारी स्नो थी जो कि बिल्कुल फ्रेश थी। फिर सोचा थोड़ा उसको भी देखा जाए और यहाँ से बहुत अच्छी माउंटेन रेंज और मोनेस्ट्री का एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला। और फिर आज की इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही 5 मिनट तक मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आज इस जर्नी पे आगे बढ़ना कैसे है, क्योंकि ट्रैक पे काफ़ी सारा स्नो था और रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा था। कुछ फुटप्रिंट्स जरूर दिख रहे थे, लेकिन मैप से मैंने थोड़ा सा इस रूट को सर्च किया था तो मुझे आइडिया था कि इसी डायरेक्शन में जाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया आज का ट्रैक और भी टफ होता जा रहा था, क्योंकि आगे का पूरा रास्ता वहाँ के लोकल फॉरेस्ट एरिया से होके जा रहा था और ट्रैक पे अब स्नो काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से पैर स्लिप हो रहा था। तो मैं बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहा था और अब तक तो मैं ये भी श्योर नहीं था कि सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस ट्रैक पर कोई टूरिस्ट भी नहीं दिख रहा था। आज का ट्रैक बहुत टफ है। मैं अभी सिर्फ 100 मीटर नीचे आया हूँ और मैं 2 बार फिसल के गिर चुका हूँ। बहुत टफ है। मुझे लगता है कि इस तरीके से काफ़ी टाइम लगेगा। ये 5 घंटे में नहीं, आज 7 से 8 घंटे में कवर होगा। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्नो है ट्रैक पे। लेकिन आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले इस रूट को हमेशा की तरह मैंने नेविगेशन से सर्च किया था, तो डायरेक्शन के बेस पे मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मैं इस ट्रैक को बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आगे फॉरेस्ट की बहुत अच्छी रेंज देखने को मिल रही थी और थोड़ा आइडिया भी हो गया था कि ट्रैक पे अब चलना कैसे है। थोड़ा आगे जाते ही कुछ और टूरिस्ट भी दिखे, तो अब मैं श्योर हो गया कि मैं ठीक रास्ते पर ही हूँ। और आगे का पूरा रास्ता कंप्लीटली डाउनहिल ट्रैक था और काफ़ी स्नो होने की वजह से अब चलना और भी टफ हो रहा था।
और इस नैरो ट्रेल के बाद मुझे लगा आगे का रूट थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया ट्रैक पे और भी ज़्यादा स्नो होने लगी। माउंट एवरेस्ट के ट्रैक का हर दिन का एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि पल पल बदलता मौसम कभी भी ट्रैक पर स्नो या फिर बारिश ला सकता है, और उसके लिए आपको चाहिए बहुत अच्छे ट्रैकिंग गियर्स जो विंड और वाटरप्रूफ दोनों ही हो, और एक अच्छी फिटनेस के साथ साथ जरूरत है एक बहुत अच्छी मेंटल फिटनेस की, क्योंकि हार ना मानने वाला जज्बा ही आपको आगे बढ़ाता है। अदरवाइज आप डे 2 की जर्नी के बाद इस ट्रिप पे गिव अप कर देंगे, क्योंकि इस ट्रैक पे काफी इंजरी भी होती है और हर दिन एक नया चैलेंज है। फॉरेस्ट की उन नैरो ट्रेल्स को फॉलो करते हुए अब मैं पहुंचने वाला था डबूचे, आज की इस जर्नी का फर्स्ट विलेज। वैसे तो ये रास्ता 20 मिनट्स का ही है, लेकिन ट्रैक पे काफ़ी स्नो होने की वजह से इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे टी हाउसेस, होटल्स हैं, और टैंगबोचे में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है स्टे करने के लिए। तो 20 मिनट्स का ये डिस्टेंस कवर करने के बाद आप डे 4 की जर्नी में डबूचे भी स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे बजट होटल्स हैं। और डेबूचे विलेज के बाद आगे की ट्रेल्स फॉरेस्ट एरिया से ही होके जा रही थी, जहाँ पे दूर दूर पर छोटे छोटे टी हाउसेस बने हुए थे। वहाँ पे लोकल विलेजर्स को भी देखा जा सकता था, जो कि अपने रूटीन के कामों में बिजी थे। अब ट्रैक पे थोड़ा स्नो कम हो रहा था, थोड़े आगे चलने पर अब ट्रैक पे काफ़ी स्नो कम हो गया, और आया आज की इस जर्नी का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। और इस सस्पेंशन ब्रिज को पार करते हुए माउंट एम्बर डाबलाम का एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला, जिससे निगाह ही नहीं हट रही थी। और सस्पेंशन ब्रिज पार करने के बाद मिला मुझे आज की इस जर्नी का सबसे अच्छा दोस्त, जो कि मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था, और इस चीज़ को मैंने काफ़ी देर बाद नोटिस किया। ये ना सिर्फ मुझे फॉलो कर रहा था, बल्कि आगे चलते हुए अब मुझे आगे का रास्ता भी दिखा रहा था, और काफ़ी सारे शॉर्टकट रास्तों से होते हुए अब हम साथ साथ चल रहे थे। और आगे बढ़ते ही एक स्तूपा देखने को मिला, जिसके आसपास रखे हुए पत्थरों पर वहां की लोकल लैंग्वेज में काफी कुछ लिखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे ओम मानी पद्मे हम का मंत्रा लिखा हुआ है। वैसे तो इस ट्रैक पे कई सारे स्तूपा मिलते हैं, लेकिन ये स्तूपा काफी पुराना था और थोड़ा डैमेज भी हो रखा था, और इन पत्थरों को देख के लगता है कि ये बहुत पुराना है। अब धीरे धीरे इस ट्रैक पे आगे बढ़ना शुरू किया, और आज के इस रूट पर माउंट एम्बर डाबलाम और उसके आसपास की एक बहुत अच्छी माउंटेन रेंज का व्यू इस पूरे रास्ते पे देखने को मिलता है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंचने वाला था आज की इस जर्नी के सबसे बड़े विलेज पे, यानी कि पैंगबोचे। और पत्तियों के बीच में से झांकता हुआ माउंट एम्बर डाबलाम का व्यू मानो ऐसा लग रहा था कि पल पल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो। और आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंचने वाला था आज की इस जर्नी के सबसे बड़े विलेज पे, पैंगबोचे, जहाँ पे लोकल विलेज कल्चर देखने को मिला, और जहाँ पर काफी सारे होटल्स और टी हाउसेज हैं। लंच करने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। कुछ लोकल शॉप्स भी दिखी, जहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की जा सकती है। 30 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद अब इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया, और थोड़ा आगे जाते ही माउंट एवरेस्ट का व्यू देखने को मिला, और उसके आसपास की काफ़ी अच्छी माउंटेन रेंज, लेकिन क्लाउड होने की वजह से वो क्लियर नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम इस जर्नी पे एक बहुत अच्छा व्यू मिला, जहाँ से नुप से, लोथ से और माउंट एम्बर डाबलाम का व्यू बहुत ही अच्छा था।
फिर सोचा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहाँ से और भी अच्छा व्यू मिलेगा। और फिर इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया और आगे जो ट्रेल थी वहाँ से माउंट एवरेस्ट का व्यू बहुत ही क्लियर दिख रहा था। और इस रिएक्शन से ही समझा जा सकता है कि अपनी आगे की इस जर्नी के लिए मैं कितना एक्साइटेड था। जैसे ही माउंट एवरेस्ट का कोई व्यू मिलता मानो एक अलग ही एनर्जी आ जाती और सारी थकावट वहीं उतर जाती थी। और उनके साथ साथ माउंटेन्स के ये स्नो पीक्स जो मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट कर रहे थे। आगे का रास्ता बहुत टफ था और वहाँ की नैरो ट्रेल्स जिन पर एक तरफ बहुत तेज हवा चल रही थी और सर्दी भी बढ़ रही थी। और आगे बढ़ते ही कुछ और स्तूपा देखने को मिले और देखने से ही लगा कि वो काफी पुराने हैं। और आगे का ये रास्ता काफी नैरो था तो मुझे बहुत केयरफुली आगे बढ़ना था क्योंकि कोई भी एक इंजरी की वजह से मेरी पूरी जर्नी स्पॉइल हो सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि आगे का ये रास्ता थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा था, लेकिन दूध कोसी रिवर वैली इतनी सुंदर थी जिसको देखते देखते कैसे समय निकला कुछ पता ही नहीं चला। और आगे बढ़ते ही अब मैं पहुंचने वाला था आज की इस जर्नी के लास्ट विलेज में, यानी कि सोमारे, जहां पर टी कॉफी का लास्ट ब्रेक लिया जा सकता है। और सोमारे विलेज पहुंचते ही वहां का लोकल विलेज कल्चर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है और यहाँ पर आए हुए हर गेस्ट की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों की लाइफ बहुत ही सिंपल है, लेकिन अपनी बेसिक नीड के लिए भी उन लोगों को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अब मुझे लेना था एक शॉर्ट टी ब्रेक, तो मैं पहुंचा वहाँ के सबसे फेमस ट्रैकर्स लॉज, जो कि वहाँ के बहुत ही फेमस माउंट क्लाइंबर फूटासी शेरपा का है, जिन्होंने नेपाल के काफ़ी सारे माउंटेन्स को क्लाइंब किया हुआ है। और वहाँ जाके मैं मिला राम से, जो कि इस होटल के मैनेजर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान। और इस लॉज में उनके समिट से रिलेटेड काफ़ी सारे फोटोज़, बैनर्स देखे जा सकते हैं। और राम ने उनके बारे में मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स बताई और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना, लेकिन काश मैं उनसे मिल पाता। 20 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ते ही एक जैसे दिखने वाले कई सारे रास्ते दिखे, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ कि जाना कहाँ है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। और थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरी नज़र पड़ी वहाँ दूर से दिखने वाले एक ग्रीन कलर के टी हाउस पर, और इस तरीके के टी हाउसेस रास्ते में ही होते हैं, तो मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब आगे तो बढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं था कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस ट्रैक पे एक ऐसा रास्ता देखने को मिला जहां से दूर दूर तक कोई भी फॉरेस्ट एरिया नहीं दिख रहा था और कोई आते जाते भी नहीं दिख रहा था, और इस ट्रैक पर एक भी टूरिस्ट नहीं था। और ये ट्रैक भी काफी टफ था, जहां पे काफी बड़े बड़े स्टोन थे। मैं आगे बढ़ रहा था उस टी हाउस की तरफ जो कि दूर से दिख रहा था। थोड़ा और आगे जाते ही दूध कोसी रिवर का एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला, जो कि काफी अच्छा था। फिर धीरे धीरे उस टी हाउस की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, और इस टी हाउस में तो कोई नहीं मिला, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही कुछ टूरिस्ट दिखे जो कि बेस कैंप से ही आ रहे थे। उनसे आगे के रास्ते का अपडेट लिया और आगे बढ़ना शुरू किया। और आगे के इस रास्ते पे काफी बड़े बड़े स्टोन थे, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुझे अपना आगे का रास्ता भी दिखाई देने लगा। और इन नैरो ट्रेल्स को फॉलो करते हुए मुझे
अपनी उस सामने वाली हिल तक पहुंचना था। देखने में तो ये डिस्टेंस बहुत लग रहा था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ते हुए रास्ता थोड़ा सा टफ हो रहा था क्योंकि आगे की ट्रेल्स काफ़ी नैरो थी, लेकिन इस पे चलने का एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि इतनी हाइट से नीचे देखने पर व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था और ऐसा कोई व्यू मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और ये एक्सपीरियंस ही इस ट्रिप की ब्यूटी है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंचने वाला था उस ब्रिज पे जिसको मैं काफी दूर से फॉलो कर रहा था। Yesterday I have lost my selfie stick, so अब मुझे रिकॉर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। वो जो एक छोटा सा फ्लैग है जहाँ पर मैं थोड़ा सा पजल हो रहा था कि रास्ता शायद मैं भटक चुका हूँ, वो एक ओपन ग्राउंड है जहाँ पे कई सारे छोटे छोटे रास्ते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते आगे जाकर इसी पाथ पे मिलते हैं। तो वहाँ से मैंने ट्रैक किया इस रास्ते से और थोड़ा सा अपहिल, फिर आते हुए इस हिल के बॉटम तक, फिर मैंने इस ब्रिज को क्रॉस किया। ब्रिज को क्रॉस करते हुए यहाँ से थोड़ा सा अपहिल ट्रैक और अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ तक। और अब मुझे आगे बढ़ना है इस ट्रैक पर, जो कि देखने में काफ़ी टफ लग रहा है। यहाँ मौसम भी पल पल बदलता है। अभी 5 मिनट पहले ही काफ़ी धूप थी और एकदम स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इस ट्रैक पे काफ़ी सर्दी हो चुकी थी। मैं ये कहूँगा कि यही वो एक्सपीरियंस है जो हमें लेने चाहिए। सोलो ट्रैवलिंग का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस शायद यही रहता है। यू हैव टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन। रास्ते में कई बार ऐसी जगह आई जहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, पर मुझे डर तो नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे ये पता था कि थोड़ी बहुत देर में मैं कहीं ना कहीं से कुछ एक्सप्लोर कर लूँगा। और यही सोलो ट्रैवलिंग हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। सो आगे का ट्रैक देखते हैं कैसा है। वाह। और थोड़ा आगे जाते ही अब मुझे दिखा डिंगबोचे का फर्स्ट व्यू और अब यहाँ से जर्नी सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही रह गई थी। और फिर इस ट्रैक पे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इस ट्रैक पे अब मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और स्नोफॉल बहुत तेज़ी से स्टार्ट होने लग रहा था। लेकिन मौसम ख़राब होने से पहले ही अब मैं डिंगबोचे पहुंच चुका था और डिंगबोचे पहुंचते ही मैं पहुंचा होटल हेरिटेज, जो कि एक नया होटल था और मैं वहाँ का फर्स्ट गेस्ट था, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात थी। और वहाँ आते ही मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। इस पूरे कुंबू रीजन में बिल्कुल भी रोड्स नहीं है, लेकिन इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और वहाँ पहुँचने पे मैं मिला चिन से, जो कि वहाँ की एक लोकल शेरपा फैमिली से ही है और इस होटल की ऑनर। चिन ने मुझे बताया वो और उनके हस्बैंड इस होटल की टेक केयर करते हैं। Owner of this hotel, and just now this is a new hotel. We just opened it from March 1st. So maybe you are the first guest here. We have चिन से बात करते हुए मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और अपने इस आगे के रूट का अपडेट भी मिला। और अब टाइम था थोड़ा सा रेस्ट करने का, तो फाइनली मैं पहुंचा अपने रूम में। कुंबू रीजन में टी हाउसेस में रुकने का भी एक अलग ही मजा है। सारे टी हाउसेस वुड के बने होते हैं और जहाँ पे रूम्स भी बहुत कोजी होते हैं। तो ये है मेरा आज का रूम और विंडो से व्यू भी बहुत अच्छा है। थोड़े से रेस्ट के बाद अब टाइम था डिनर का, तो मैंने डिनर में खाया वहाँ का ट्रेडिशनल नेपाली फूड, यानी कि दाल भात विद सम एक्स्ट्रा करी, एंड फूड वाज अमेजिंग। डिनर के बाद मैं मिला ताशी शेरपा से, जो कि इस होटल के ऑनर हैं और चिन के हस्बैंड। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और डिनर के बाद हमने काफ़ी सारी बातें करी। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने किसी होटल में स्टे किया है, लगा कि जैसे किसी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया। मैं हमेशा से किसी लोकल शेरपा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिससे मैं वहाँ के लोकल कल्चर और कुंबू रीजन के बारे में और भी काफ़ी कुछ जान सकूँ।
और ताशी ने मुझे बताया कि उनकी फैमिली में से लोगों ने माउंट एवरेस्ट समिट किया हुआ है। और ये जानते ही मैंने उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम किसी शेरपा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में जान पाया। आज का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इसी के साथ डे 5 की जर्नी कंप्लीट हो गई और आगे की जर्नी कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।